प्रोफेसर ने कहा कि 1 मिनट तवक्कुफ कीजिए, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। प्रोफेसर साहब ने कहा और इसके साथ ही उन्होंने आंखें बंद कर ली। फिर तकरीबन 3 मिनट तक मुसलसल आंखें बंद रखने के बाद उन्होंने अपनी आंखों को खोल दिया। इनके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। इमरान साहब, आपकी साथी लड़की जूलिया को सतकाली की खौफनाक अमल की मदद से सिफली दुनिया का सबसे बड़े शैतान स्वामी ज़पाला ने अपनी वादी में पहुंचा दिया है। वो वहां कैद है, इस वक्त तक वहां कैद रहेगी जब तक इस स्वामी ज़पाला का खात्मा नहीं हो जाता। प्रोफेसर ने कहा तो इमरान और सफदर दोनों हैरत भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। ये ज़पाला कौन है और कहां पर रहता है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, ज़पाला कौमियत के लिहाज से काफिरस्तानी है, काले जादू का। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आमिल है, सैकड़ों हजारों बदरू हैं और शैतानी ताकतें उसके मतहत हैं। वो ताबात के पहाड़ी सिलसिले चांग की एक गार में रहता है जिसके गिर्द काली ताकतों का घेरा है। वैसे इसका महल कस्बा चांग में भी है, लेकिन ये कभी कभार वहां आता है, वरना वहीं गार में ही रहता है जिसे गुफा कहते हैं। और ये भी बता दूं कि वहां पर गार में ही ये ज्यादातर अपना वक्त गुजारता है। और मिस जूलिया को इसलिए अगवा किया गया है कि आपको ज़पाला की गुफा तक जाना पड़े जहां वो आपका खात्मा कर सके। इनका असल मकसद आपका खात्मा है। उन्होंने पहले आप पर वार किया, लेकिन आप बच निकले। इन्हें दरअसल आपके मुकाम और दर्जे का पूरी तरह से अंदाजा नहीं था, और अब वो बराह रास्त आप पर कोई हरबा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप तहफ़्फ़ुज़ में हैं। लेकिन आप इस गुफा में जाएंगे तो वहां कोई बैरूनी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकेगी, इसलिए कि आपका खात्मा करने के लिए आपको वहां पर वो बुलवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये नया हरबा इस्तेमाल किया है। अगर आप फौरी तौर पर मुझ तक ना पहुंच जाते तो शायद मैं मिस जूलिया को वापस ले आता, लेकिन अब ये बात मेरे बस से बाहर हो चुकी है। प्रोफेसर ने तफसील बताते हुए कहा, वहां उस ज़पाला के पास पहुंचकर मुझे क्या करना होगा? जाहिर है मुझे तो इस सारे सिलसिले का ना इल्म है और ना मुझे इस बात में मालूमात हासिल है। इमरान ने कहा, वो इस वक्त तक आपका या आपके साथियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप कोई ऐसी चीज ना खा पी ले जो हराम हो। वहां आपको अपनी जहानत इस्तेमाल करना होगी। वो लोग आपको न जाने किस किस अंदाज में हराम खिलाने या पिलाने की कोशिश करें। इनके पास सैकड़ों हजारों हरबे मौजूद हैं, लेकिन अगर आप मुहतात रहें तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अलबत्ता अगर आप इस ज़पाला का खात्मा करने में कामयाब हो गए तो ये पूरी दुनिया पर आपका एक बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि उसकी वजह से हजारों लाखों लोग तकालीफ और मुसाइब में मुब्तला हो चुके हैं। प्रोफेसर ने बताया, लेकिन क्या वो आम आदमी की तरह हलाक हो सकेगा? इमरान ने पूछा। जी हाँ, वो आम इंसान ही है, सिर्फ जादू का आमिल है और बस आप अपनी जहानत से उसे काबू में करके उसका आसानी से खात्मा कर सकते हैं। प्रोफेसर ने जवाब दिया, अगर वो इसी तरह आसानी से हलाक हो सकता तो फिर अब तक आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इमरान ने कहा तो प्रोफेसर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। आपने एक अच्छा सवाल किया है। हमारी और आपकी हैसियत और काम में बहुत फर्क है। आप जिस ड्यूटी पर हैं, इसमें आप अगर किसी को हलाक कर देते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम जिस ड्यूटी पर हैं, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, हम इन गंदी और काली ताकतों से लोगों को निजात दिलाएं, और बस। प्रोफेसर ने जवाब दिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। बहरहाल अब आप हमें बताएं कि हम क्या करें। क्या जिस तरह मुजरमों के खिलाफ मिशन शुरू कर देते हैं, इसी तरह इस स्वामी ज़पाला के खिलाफ बाकायदा मिशन का आगाज कर दें? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, आप कोशिश करें कि किसी तरह इस ज़पाला को उसकी वादी से बाहर चांग में ले आए। वहां आप आसानी से उसका खात्मा कर सकेंगे, वरना दूसरी सूरत वही है कि आप हर लिहाज से मुहतात रहें। आपके सामने वो अपनी ताकतों को ले आएगा, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इसलिए बात ज़हन में रखें कि ये सब ताकतें बदी की ताकतें हैं, शैतानी ताकतें हैं। ये उस वक्त तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आपके अंदर कोई कमजोरी वाक़ई ना हो जाए। प्रोफेसर ने बताया, क्या जूलिया को किसी तरह हम उस वादी से बाहर ला सकते हैं? इमरान ने पूछा। ज़पाला चाहे तो वो आ सकती है, प्रोफेसर ने जवाब दिया। मिस जूलिया कैसे इनके कब्जे में चली गई? सफदर ने पूछा। इमरान साहब की वजह से। वो इनसे गहरा कल्बी ताल्लुक और लगाव रखती हैं। आपको तो मालूम है कि इस औरत लक्ष्मी ने, जो दरअसल सिफली दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत थी, इन्हें किस तरह घेरा है। जब आप इनके फ्लैट पर चले गए तो वो लक्ष्मी फौरन ही फ्लैट पर पहुंच गई। उसने मिस जूलिया को
इस तरह शीशे में उतारा कि वो एक खास अमल कर सकती थी, जिसके बाद इमरान साहब फौरन उसके साथ शादी कर लेंगे। और उसने 7 कली का खौफनाक अमल कर दिया। 7 चिरागों में नापाक जानवर की चर्बी से बना हुआ तेल डाला गया, दरमियान में सफेद सरसों रखी गई और मिस जूलिया को कहा गया कि वो हर चिराग में उंगली डुबोकर अपनी पेशानी पर लगाएं और फिर 7 दाने सफेद सरसों के उठाकर खा लें। मिस जूलिया आखिर औरत है, फिर इन्हें इस सारे सिलसिले का इल्म भी नहीं था, इसलिए उन्होंने जज्बात में आकर ऐसा कदम उठा लिया। नतीजा यह है कि वो इनके कब्जे में आ गई और उन्होंने उन्हें जपाला के पास पहुंचा दिया। अलबत्ता आपको एक हिदायत मैं कर दे, चांग पहुंचकर आपने एक आदमी बाबा बारखाई से हर सूरत में बचना है। वो सरदार शानदार का खास आदमी है, बज़ाहिर वो मुसलमान भी है और इंतहाई नेक आदमी बना हुआ है, लेकिन दरअसल वो स्वामी जपाला का चेला है। वो आपको बहकाने की बेहद कोशिश करेगा, आप उससे होशियार रहिएगा। प्रोफेसर ने कहा, आप हमारे लिए मजीद क्या करेंगे? इमरान ने कहा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं इमरान साहब, लेकिन जो कुछ वहां होना है या जो कुछ आपने करना है, इसका फैसला भी आपने खुद ही करना है। बहुत सोच समझ कर अपने कदम को उठाइएगा। हाँ, अगर किसी वक्त आप किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं, आपसे किसी सूरत फैसला ना हो सके, तो आप दिल ही दिल में मेरा नाम लीजिएगा। इंशाअल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इस नेक जो मुझ में ताकत है अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई, उसके जरिए से आपकी मदद करूंगा। प्रोफेसर ने कहा और इसके साथ ही वो सब उठ खड़े हुए। उनके उठते ही इमरान और सफदर भी वहां से खड़े हो गए। फिर वो इनसे इजाजत लेकर कार में सवार होकर उनकी कोठी से निकल आए, लेकिन इन दोनों के चेहरों पर उलझन और परेशानी के तासुरात पूरी तरह से नुमाया नजर आ रहे थे। जूलिया की आंखें खुली तो पहले चंद लम्हे तक उसके ज़हन में धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर बेदार होता चला गया और इसके साथ ही वो चौंक कर एक झटके से उठकर बैठ गई। उसके ज़हन में बेख्तियार धमाके से होने लगे थे, क्योंकि उसने देखा था कि किसी पहाड़ी गार के फर्श पर वो मौजूद थी और गार का कोई दहाना न था। गार चारों तरफ से बंद था, उसके बावजूद गार में रोशनी भी हो रही थी और ताज़ा हवा भी आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक इंतहाई नागवार मकरूह बू भी हर तरफ फैली हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये बू फिजा पर गलबा हासिल करती जा रही थी। ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ? ये कौन सी जगह है? जूलिया ने अपने आप को देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो उसने उस वक्त पहन रखा था जब वो अपने फ्लैट पर मौजूद थी। उसे सारा वाकया याद आ गया। इस तरह सफदर के जाने के बाद वो औरत लक्ष्मी फौरन ही आ गई थी। फिर किस तरह से उसने कोई अजीब सा अमल किया। फिर जूलिया के ज़हन पर अचानक स्याह पर्दा सा छा गया। अब इसे होश आया तो वो यहाँ इस गार में मौजूद थी। ये सब क्या सिलसिला है? मैं आखिर कहाँ पर हूँ? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। जब वो इस कदर तेज हो गई कि उसको अपनी उंगली से अपने नाक को बंद करना पड़ गया। अभी वो बैठी सोच ही रही थी कि क्या करे और क्या ना करे कि अचानक उसने सामने गार के कई फटी दीवारों में से किसी साए को लहराते हुए अंदर आते देखा। वो बेख्तियार चौंक पड़ी। साया इस तरफ लहरा रहा था जैसे पानी में कोई अक्सा लहराता हो। जूलिया ने इधर उधर देखा, लेकिन गार खाली था। अचानक वो साया एक मुजस्मा सा बन गया और फिर चंद लम्हों के बाद वो ये देखकर हैरान रह गई कि साया बूढ़ी औरत की शक्ल में उसके सामने खड़ा था। उस बूढ़ी औरत का चेहरा इंतहाई बदसूरत था। बड़े बड़े दांत बाहर को निकले हुए थे। वो वाकई किस्से कहानियों की वो चुड़ैल महसूस होती थी। वो महसूस कर रही हो शायद अभी सब ठीक हो जाएगा, उस औरत ने चीखती हुई आवाज में कहा। आगे बढ़कर उसने अपने मकरूह से हाथ में पकड़ा हुआ स्याह रंग का रुमाल अचानक जूलिया के चेहरे पर डाल दिया। जूलिया ने झटका देकर तेजी से सर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका ज़हन ये महसूस करके भग से उड़ गया कि उसका जिस्म बिल्कुल बेहिस पड़ा हुआ है। वो हरकत ही नहीं कर सकती। चंद लम्हों के बाद जैसे ही औरत ने रुमाल हटाया, जूलिया के जिस्म में हरकत आ गई, लेकिन ये महसूस करके वो हैरान रह गई कि अब उसे किसी किस्म की कोई भी बू महसूस नहीं हो रही। अब तो बू नहीं आ रही तुम्हें? उस औरत ने चीखते हुए कहा। तुम कौन हो और ये क्या अजीब सिलसिला है? मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ किस तरह पहुँच गई हूँ? जूलिया ने होंठ बेचते हुए कहा। तुम श्री महाराज जपाला की कैद में हो। ऐ लड़की, असल में तुम्हें चारा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। श्री महाराज एक आदमी इमरान को यहाँ बुलवाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है, क्योंकि वो आदमी तुम्हारे पीछे यहाँ पर आएगा, फिर श्री महाराज के हाथों मारा जाएगा। उस औरत ने कहा तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। ये कौन सी जगह है? जूलिया ने पूछा। ये ताबात के इलाके
चांग की एक वादी है। इस वादी को काली वादी कहा जाता है। यहाँ श्री महाराज की गुफा है। इस पूरी वादी पर श्री महाराज का ही राज है। यहाँ हजारों लाखों गार हैं जिनमें श्री महाराज की काली ताकतों का कब्जा है। मैं भी श्री महाराज की एक ताकत हूँ। मेरा नाम धारती है। तुम मेरी तहवील में दी गई हो। उस औरत ने बताया। तुम इंसान हो या कोई और मखलूक? जूलिया ने होंठ चबाते हुए उससे कहा, इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया जा सकता। तुम जो चाहो समझ लो। धारती ने जवाब दिया। मैं यहाँ कब तक रहूंगी? यहाँ तो मेरा दम घुट जाएगा। जूलिया ने कहा, जब तक तुम्हारा आदमी इमरान मारा नहीं जाता तुम्हें यहाँ रहना होगा। यहाँ से तुम किसी सूरत भी बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें खाने पीने को यहाँ मिल जाएगा। धारती ने कहा और इसके साथ ही वो एक बार फिर साया सा बन गई। चंद लम्हों तक वो दीवार पर लहराती रही, फिर अचानक गायब हो गई। उसके साथ ही जूलिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। अब उसे अपनी हमाकत का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने जज्बात में आकर ना सिर्फ अपने आप को इस मुसीबत में मुब्तला कर दिया था, बल्कि उसकी वजह से ना सिर्फ इमरान बल्कि हो सकता था कि पूरी सीक्रेट सर्विस भी इस अजीबो गरीब और माफूकल फितरत सलाहियतों के हामिल लोगों के कब्जे में आ जाए। इस तरह इसने फैसला कर लिया कि वो खुद ही यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता तलाश करेगी। लेकिन ज़ाहिर है कि कोई तरकीब उसकी समझ में ही ना आ रही थी। वो उठकर खड़ी हो गई। उसने गार के दीवारों को हाथ लगा लगा कर चारों तरफ से अच्छी तरह चेक किया, लेकिन हर तरफ ठोस चट्टानें ही उसे महसूस हुई। वो भी खड़ी सोच रही थी कि अब क्या करे और क्या ना करे कि अचानक एक बार फिर वही साया सा दीवार पर लहराता हुआ दिखाई देने लगा। जूलिया ने गौर से देखा। उसका ख्याल था कि शायद किसी मसनूई मशीन के जरिए ये साया यहाँ पैदा किया जा रहा है, लेकिन फिर गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि साया पहले लहराता रहा, फिर वो चट्टान के आगे आकर फिजा में मुजस्सम हो गया। और इसके साथ ही जूलिया बेख्तियार 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि साया एक ऐसे करीब सूरत आदमी का था जिसके चेहरे पर नजरें पड़ते ही जिस्म में खुद ब खुद सर्दी की सी लहरें दौड़ने लग गई थी। उस आदमी की आंखों में स्याही बिल्कुल ना थी, बल्कि वो अंडे के छिलके की तरह सफेद नजर आती थी। दांत भी इंतहाई चमकदार सफेद थे, अलबत्ता होंठों पर सुर्खी इस तरह लगी हुई थी जैसे वो अभी अभी किसी का खून पीकर फारग हुआ है। बाकी चेहरा गहरे स्याह रंग का था और उसके जिस्म से मकरूह और तेज बू आ रही थी। जूलिया ने बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कराहत की वजह से अभी उसकी आंतें उछलकर उसके हलक से बाहर आ जाएंगी। मुझसे मुंह फेर रही हो लड़की, मैं तो अब तुम्हारा जीवन साथी हूँ, उस आदमी ने मकरूह सी आवाज में कहा तो जूलिया बेख्तियार उछल पड़ी। शट अप, कौन हो तुम? जूलिया ने गुस्से से फंकारते हुए कहा। मेरा नाम लुकाशा है। लुकाशा, सवामी ने कहा कि मैं फिर तुम्हें देखकर वापस आऊं। तुम मुझे पसंद आई हो, इसलिए मैं जाकर सवामी से कहूंगा वो तुम्हें मुझे मुश्किल तौर पर बख्श दे। मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द वापस आऊंगा। उस आदमी की तंजिया सी आवाज सुनाई दी और एक बार फिर साया बनकर चंद लम्हे के लिए वो लहराता रहा और फिर गायब हो गया। ये मैं किस अजाब में फंस गई हूँ, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि ये शब्द शैतानी मखलूकात है, इसलिए मुकद्दस कलाम हर हालत में उसको पढ़ना चाहिए। उसने अपने तौर पर काफी सारा मुकद्दस कलाम जबानी याद कर लिया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये महसूस करके उसका जहन भग से उड़ गया कि उसके जहन से मुकद्दस कलाम इस तरह साफ हो गया है जैसे स्लेट पर लिखी हुई तहरीर पानी से साफ हो जाया करती है। बावजूद जहन पर जोर देने के उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा था। जूलिया की हालत देखने वाली हो गई। वो इस तंग और छोटे से गार में बेचैनी और इस्तराब की हालत में इधर उधर टहलने लगी और टहलते टहलते अचानक उसे अपनी पिंडली पर सरसराहट सी महसूस होने लगी। उसने एक जोरदार झटका दिया क्योंकि इसकी पिंडली पर स्याह रंग की एक खौफनाक मकड़ी रेंग रही थी। उसके अचानक टांग झटकने से वो मकड़ी उछलकर फर्श पर नीचे जा गिरी। जूलिया के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई जब उसने छोटी सी मकड़ी को गुब्बारे की तरह फूलते हुए देखा। जूलिया खौफ की शिद्दत से पीछे हटती हुई दीवार के साथ जा लगी। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मकड़ी जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी इंसानी आवाज में बोली, लेकिन लहजा कतई तौर पर गैर इंसानी था। एक मकड़ी के मुंह से इंसानी आवाज को निकलते देखकर जूलिया का जहन बेख्तियार तेज तेज पंखे की तरह घूमने लग गया था। उसके साथ ही जहन पर तारीक सा पर्दा फैलता चला गया, लेकिन वो पर्दा जिस कदर तेजी से फैला था
उसी तेजी से एक तरफ को उठता चला गया। जूलिया की आंखें एक झटके से खुली। वो ये देखकर हैरान रह गई कि जहां पहले मकड़ी मौजूद थी वहां पर एक पस्ता कद की कदरे मोटी सी औरत खड़ी मुस्कुरा रही है। तुम तो बड़ी कमजोर दिल वाक़ई हुई हो, मैं तो समझी थी तुम बहुत बहादुर हो, उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो? वो मकड़ी, वो कहां पर चली गई? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम जाशी है, मैं बदरू हूं, लेकिन न जाने कितनी सदियों से किसी ऐसे मौका की तलाश में थी और इंतजार में थी कि मैं कोई ऐसा काम कर सकूं कि इस सिफली दुनिया के शिकंजे से निकल सकूं। आज तो मौका आ गया है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन तुम मेरे साथ एक वादा करना होगा, उस औरत ने कहा। वादा? जूलिया ने कहा कि कैसा वादा? जब तुम यहाँ से वापस जाओ तो तुम मेरे हक में दुआ कराना ताकि मुझे अजाब से निजात मिल सके, जाशी ने कहा। तो जूलिया उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। दुआ? वो क्या होती है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो मैं समझ गई, यहाँ आकर तुम्हारे जहन से हर चीज साफ हो चुकी है। ठीक है, बाद में सही, सुनो अभी थोड़ी देर बाद वो औरत धारती यहाँ आ जाएगी। मैं तुम्हें एक खास मशरूब पीने के लिए दूंगी। तुम एक काम करना, जब मशरूब तुम्हें दे दूं तो उस मशरूब में थूक देना, फिर ये मशरूब उस औरत के चेहरे और जिस्म पर डाल देना। जैसे ही ये मशरूब उस औरत धारती के जिस्म पर तुम डालोगी तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। तुम उसे कहना कि वो तुम्हें यहाँ से कस्बा चांग में ले जाए, वहाँ एक आदमी बारखाई है, उस तक पहुँचा दे। बारखाई एक अच्छा आदमी है, वो तुम्हें वापस तुम्हारे साथियों तक पहुँचा देगा। इस तरह तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगी, उस औरत ने कहा। और उसके साथ ही यकलख्त उस औरत ने हल्की सी चीख मारी और दूसरे ही लम्हे एक बार फिर धुएं में तब्दील हो गई। चंद लम्हों के बाद जब धुआं छटा तो जहां औरत खड़ी थी वहां पर वही गबारे की तरह फूली हुई मकड़ी उसी तरह से मौजूद नजर आ रही थी, तेजी से सिकुड़ती जा रही थी। फिर देखते ही देखते वो मकड़ी छोटी हो रही थी और दीवार के रखने में गायब हो गई। जूलिया ने बेइख्तियार अपने होंठों को बेंच लिया। उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। उसका जहन वाकई इन अजीबोगरीब वाकयात की बिना पर धमाकों की जद में आ चुका था। उस लम्हे एक बार फिर दीवार पर साया लहराता हुआ नजर आया। चंद लम्हों के बाद वही औरत जो पहले आई थी अपने हाथ में मिट्टी का बना हुआ एक कूजा लेकर वहां पर पहुंच गई। ये पी लो, इसको पीने से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस औरत ने, जिसका नाम अपना धारती था, मिट्टी का वो कूजा जूलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो उसी लम्हे जूलिया के जहन में उस मकड़ी औरत की बात आ गई। उसने कूजा उस औरत के हाथ से लिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे हाथ को परे कर लिया क्योंकि उस कूजे से इंतहाई मकरू बदबू आ रही थी। तुम्हें फिर बू आने लग गई है, धारती ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने अपना एक हाथ झटका तो उसके हाथ में स्याह रंग का एक कपड़ा दोबारा से नमूदार हुआ। उसने कपड़े कूजे के ऊपर लहराया और फिर हाथ को झटका दिया तो वो कपड़ा गायब हो गया। जूलिया महसूस हुआ कि अब उस कूजे से निकलने वाली बू जो है वो गायब हो चुकी है। पियो इसे, धारती ने इस बार तहमकाना लहजे में कहा। जूलिया ने कूजा अपने मुंह के करीब कर लिया, लेकिन कूजा सुर्खी माए स्याह रंग के गाढ़े महलूल से भरा हुआ था। यूं लग रहा था ये किसी जानवर या इंसान का खून हो। जूलिया ने यकलक कूजे में थूक दिया और इसके साथ ही उसका हाथ तेजी से हरकत में आया। कूजे में मौजूद सारा महलूल सामने खड़ी उस धारती के चेहरे और जिस्म पर पड़ा। वो नीचे की तरह बहने लगा। वो औरत बुरी तरह से चीखने और तड़पने लगी। जूलिया ने कूजा एक तरफ दीवार में मार दिया। तुम ये क्या कर रही हो? ये क्या किया तुमने? उस औरत ने रोते हुए कहा। अब तुम मेरे कब्जे में हो, बोलो मेरे कब्जे में हो ना? जूलिया ने चीखते हुए कहा। हाँ, मैं अब तुम्हारे कब्जे में हूँ, मैं तुम्हारे कब्जे में बिल्कुल आ चुकी हूँ, धारती ने दोबारा अपनी बात दोहराते हुए कहा। तो फौरन मुझे बारखाई के पास पहुंचा दो, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। उस औरत ने दोनों हाथ उसकी तरफ उठाए और जूलिया को महसूस हुआ जैसे इसके दोनों हाथों से स्याह रंग का धुआं निकलकर उसके गिर्द फैलता चला जा रहा है। ये धुआं उसके जहन को भी अपने कब्जे में जमा रहा था। जूलिया के एहसासात जैसे ही धुएं में डूबते चले जा रहे थे, फिर इसके एहसासात जैसे फना होकर रह गए थे। फिर जिस तरह गहरे कुएं की स्याह सतह पर रोशनी का शोला सा नमूदार होता है, इसी तरह जूलिया के जहन पर भी रोशनी का शोला सा नमूदार हो चुका था। वो तेजी से बुझता चला गया। फिर उसने आंखें खोली और इसके साथ ही उसके जहन को
एक जोरदार झटका लगा। उसने देखा कि इस बंदगार की बजाय किसी कमरे के वो फर्श पर बैठी कालीन पर मौजूद है। इसके जिस्म में अलबत्ता वही लिबास था। वो अभी हैरत में इधर उधर देख रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और दरवाजे से दाखिल होते हुए एक आदमी को देखकर चौंक पड़ी। ये एक लंबे कद और शरीरे जिस्म का एक आदमी था जिसकी लंबी और सफेद दाढ़ी थी। इसके चेहरे जवानों जैसे थे। इसके सर पर एक ऊंची टोपी मौजूद थी। जिस्म पर उसने स्याह रंग की अबा पहनी हुई थी और सुनहरी रंग के धागे से इस पर बेल बूटे बने हुए थे। कौमियत के लिहाज से वो एक ताबाती लग रहा था। उसके आंखों में तेज चमक थी। खुशामदीद खूबसूरत लड़की, मेरा नाम बारखाई है। मैं तुम्हें सिफली दुनिया के शैतान के चुंगल से रिहाई दिलाकर यहाँ पर ले आया हूँ। उस आदमी ने जूलिया को बगौर देखते हुए कहा। जूलिया बेख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। वाह, किस कदर खूबसूरत हो तुम। बहुत खूब, बारखाई ने कहा। उसकी आंखों में उभरने वाली हवस की तेज चमक जूलिया की नजरों से छुपी ना रह सकी। तुम कौन हो और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? जूलिया ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू पाते हुए कहा, वरना इसका दिल तो चाह रहा था कि इस आदमी का बदन और गर्दन एक लम्हे में तोड़ डाले। बताया तो है, मेरा नाम बारखाई है। मैंने अपनी खास ताकत जो मकड़ी की शक्ल में तुम्हारे पास भेजी थी ताकि तुम्हें शैतानों के चुंगल से रिहाई दिलाकर अपने पास बुलवा सकूं। देख लो, अब तुम मेरे पास मौजूद हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास वापस भिजवा दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें चंद घंटे मेरे पास गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि शैतानों का शैतान श्री महराज तुम्हारी अचानक गुमशुदगी पर गुस्से से पागल हो रहा है। उसकी शैतानी कुव्वतें पूरी वादी में तुम्हें पागलों की तरह तलाश करती फिर रही हैं। अगर उन्होंने तुम्हें पाया तो एक ही लम्हे में तुम्हारी गर्दन को मरोड़ देंगी। इसलिए तुम इस कमरे में अब तक महफूज हो। अब इस कमरे के गिर्द में अपने खास इलम से हसार बांध रहा हूँ। कोई भी शैतानी ताकत इस हसार के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। उस बूढ़े ने तफसील बताते हुए कहा, क्या यहाँ फोन है? जूलिया ने पूछा। फोन भी है। तुम बेशक अपने साथियों से बात कर सकती हो, लेकिन तुम्हें अभी बहरहाल यहाँ रहना पड़ेगा, वरना तुम और तुम्हारे साथी भी मारे जाएंगे। बारखाई ने कहा, तुम मुझे फोन ला दो। यहाँ मैं सबसे पहले अपने साथियों को फोन करना चाहती हूँ। जूलिया ने कहा तो बारखाई ने अपने दोनों हाथों से जोर से ताली बजाई। दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। बारखाई के सामने झुक गया। क्या हुक्म है मेरे आका? उस नौजवान ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। फोन ले आओ यहाँ। बारखाई ने कहा तो नौजवान तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर की तरफ चला गया। बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ। अब तुम महफूज हाथों में हो। बैठ जाओ, बारखाई ने कहा और खुद भी उसके साथ कालीन पर बैठ गया। लेकिन उसके चेहरे पर हौलनाकी और आंखों से निकलने वाली हवस की चिंगारियां वो वाज़े तौर पर महसूस कर रही थी, लेकिन वो मजबूरन खामोश बैठी रही। चंद लम्हों के बाद वो दरवाजा खुला और वही नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक जदीद साख्त का फोन पीस मौजूद था। ये लो फोन, अपने साथियों से बात कर लो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुमने अपने साथियों को ये नहीं बताना कि तुम कहाँ मौजूद हो, वरना श्री महाराज जपाला की ताकतों को इसका इल्म हो जाएगा और वो यहाँ पहुंचकर तुम्हें हलाक कर देंगी। बारखाई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर बात करने का फायदा ही क्या है? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है। चलो मैं तुम्हारी खातर इस फोन पीस के गिर्द भी हसार खींच देता हूँ, फिर तुम खुलकर बात कर सकोगी। तुम्हारी बातें श्री महाराज की शैतानी ताकतें ना सुन सकेंगी, लेकिन एक बात को सुन लो कि इस हसार के बाद तुम यहाँ से इस वक्त वापस नहीं जा सकोगी जब तक तुम अपने किसी साथी के जिस्म के खून के 10 कतरे अपने जिस्म पर ना लगा लोगी। इस हसार की शर्त है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करती हो। बारखाई ने कहा, शर्त वगैरह का बाद में देखा जाएगा। तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ। पाकेशिया का राब्ता और यहाँ से पाकेशिया दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर क्या है? जूलिया ने कहा, ये फोन मुझे दो। बारखाई ने कहा और इसके हाथ से फोन पीस लेकर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। उसने फूंक मार दी। लो ये, अब हसार कायम हो चुका है। तुम बात कर सकती हो। तुम्हारे बात करने के दौरान शैतानी कुव्वतों के हाथों तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। इसके साथ उसने दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर बता दिया। तुमने ये नहीं बताया कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जूलिया ने फोन पीस दोबारा उसके हाथों से लेते हुए कहा, तुम इस वक्त ताबाद के पहाड़ी इलाके चांग के सबसे बड़े शहर में मौजूद हो और मेरे महल में हो। बारखाई ने बड़े फखरिया लहजे में कहा, ठीक है अब तुम जाओ, मैं अलहदगी में उनसे बात करना चाहती हूँ। जूलिया ने कहा तो बारखाई
उठकर खड़ा हुआ और फिर मुस्कुराता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जूलिया ने जल्दी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। राब्ता नंबर प्रेस होते ही उसने पाकेशिया के दारुल हुकूमत के राब्ता नंबर भी प्रेस कर दिए और इस बार चीफ X2 के नंबर पर उसने नंबर प्रेस किया था। X2 राब्ता कायम होते ही X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी तो जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी कब्रिस्तान से निकलकर किसी आबाद जगह पहुंच गई हो। उसे X2 की आवाज सुनकर वाकई ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी महफूज पनाहगाह में दाखिल हो चुकी हो। जूलिया बोल रही हूँ बॉस, जूलिया ने मसरत भरे लहजे में कहा। कहाँ से? दूसरी तरफ से सर्द लहजे में पूछा गया। ताबाद के पहाड़ी इलाका चांग के शहर चांग से। यहाँ एक आदमी है जिसका नाम बारखाई है, उसकी रहायशगाह में मौजूद हूँ। जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा। तुम वहाँ कैसे पहुंच गई? तुम्हारे फ्लैट में क्या अमल हुआ था? चीफ का लहजा सर्द था। जूलिया ने तफसील से अब तक होने वाले सारे वाकयात बता दिए। तुम्हें इस किस्म की जज्बातियत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी जज्बातियत से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अब तुम सीक्रेट सर्विस में काम करने के लायक नहीं रही हो, इसलिए मेरी तरफ से इजाजत है, तुम वापस अपने मुल्क में जा सकती हो। मैंने तुम्हारे साबका खिदमात के पेश नजर तुम्हारे साथ ये रायत बरती है कि तुम्हें मौत की सजा नहीं दी, लेकिन अब तुम सीक्रेट सर्विस में शामिल नहीं रही और आइंदा मुझे कभी भी कॉल ना करना। दूसरी तरफ से X2 का लहजा यकलख्त इंतहाई सर्द हो गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जूलिया का जहन साई साई की आवाजें सुनने लगा था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि X2 उसे ऐसा जवाब देगा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जहन के अंदर वसी खला पैदा हो चुका है। ये कैसे मुमकिन है? ये क्या हो गया है? जूलिया के मुंह से खुद ब खुद ये अल्फाज निकले और इसके साथ ही उसने राब्ता ऑफ कर दिया। एक बार फिर जुनूनियों के से अंदाज में उसने फोन पीस के नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। जूलिया ने जुनूनियों की तरह एक मरतबा फिर फोन पीस के नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सुलेमान की आवाज सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ। इमरान कहाँ है? जूलिया ने कहा। वो मौजूद नहीं है मिस जूलिया, और बताकर भी नहीं गए हैं कि वो जा कहाँ रहे हैं। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। जूलिया ने राब्ता नंबर ऑफ किया और एक बार फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। उसका अंदाज वही जुनूनियों जैसा था। वो अब सफदर के फ्लैट का नंबर डायल कर रही थी। यस, सफदर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सफदर की आवाज सुनाई दी। मैं जूलिया बोल रही हूँ सफदर, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से सफदर ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे उसे किसी अजनबी से वास्ता पड़ा हो। क्या कहा? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं मिस जूलिया हूँ, जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। सॉरी मिस जूलिया, अब आप हमारे लिए अजनबी बन चुकी हैं। चीफ ने आपको टीम से फारिग कर दिया है, इसलिए अब टीम का कोई मेंबर आपसे वाकिफ नहीं है। दूसरी तरफ से सफदर ने इसी अजनबी लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जूलिया के जिस्म को बेख्तियार झटके लगने लगे। ये क्या हो रहा है सब? ये भला कैसे मुमकिन है? ये यकीनन कोई शैतानी चाल है। ये मुमकिन ही नहीं। जूलिया ने फोन पीस को कालीन पर फेंकते हुए चीखते हुए कहा और इसके साथ उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। लेकिन चंद लम्हों के बाद फोन पीस से सीटी की आवाज आने लगी तो उसने चौंक कर फोन पीस की तरफ देखा और फिर इसे उठा लिया। इस पर कॉल आने के जाहिर करने वाले बल्ब तेजी से जल बुझ रहे थे। जूलिया ने होंठ चबाते हुए बटन को ऑन किया। हेलो, जूलिया ने लाशऊरी अंदाज में कहा। जूलिया, मैं इमरान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी तो जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे वो तपती हुई धूप से निकलकर किसी घने सायेदार दरख्त के नीचे पहुंच गई हो। इमरान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या सलूक हो रहा है? मेरा आखिर क्या कसूर है? जूलिया ने यकलख्त हज़यानी लहजे में चीखते हुए कहा। जूलिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चीफ ने तुम्हारी जज्बातियत पर तुम्हें टीम से निकाल दिया है। उसने पूरी टीम को सख्ती से मना कर दिया है कि कोई भी तुमसे बात ना करे, लेकिन मैं किसी चीफ का पाबंद नहीं हूँ। मैं राना हाउस में था कि चीफ की कॉल आई। उसने मुझे बताया कि तुमने उसे फोन किया था। उसने तुम्हें यह जवाब दिया है। उसने मुझे भी मना किया कि अगर तुम्हारी कॉल आए तो मैं भी तुमसे बात ना करूं। मैंने चीफ को कहा कि जूलिया कहाँ है और कहाँ से बोल रही है। उसने मुझे बताया कि तुम ताबाद के किसी शहर चांग से किसी बाबा बारखाई के मकान में मौजूद हो। ये बात मालूम करते हुए मैंने चीफ को साफ जवाब दे दिया कि मैं इसकी हदायत का बिल्कुल भी पाबंद नहीं हूँ, इसलिए इनका कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। फिर इंक्वायरी के जरिए
میں نے فون نمبر کو معلوم کیا تو قطعی طور پر تم بے فکر رہو، میں چیف کو مجبور کر دوں گا کہ وہ تمہیں دوبارہ اپنی ٹیم میں شامل کر لے۔ میں خود تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، تم ابھی وہیں رہو۔ میں یہاں کے بزرگوں سے معلوم کرتا ہوں تم کسی شیطانی چکر میں پھنس چکی ہو، لیکن یہ بابا بارخائی نیک آدمی ہے، تم وہی رہو۔ میں جوزف اور جوانا اور ٹائیگر کے ساتھ تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے آؤں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ چیف کیسے معافی نہیں مانگتا، میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ تم سے معافی مانگے۔ عمران نے کہا تو جولیا کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے آج اسے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہو۔ تم عمران، تم واقعی عمران ہو نا؟ تم عظیم انسان ہو، میں تمہارے دل کی قدر کرتی ہوں، تم بس آ جاؤ فوراً، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ جولیا نے جذبات کی شدت سے رندے ہوئے لہجے میں کہا، تم بے فکر رہو جولیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں پہنچ رہا ہوں، اللہ حافظ۔ عمران کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون کو آف کر دیا۔ اس کا دل عمران کے لیے تشکر کے جذبات سے بھر چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران اور بلیک زیرو دونوں موجود تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر تشویش اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران کی آنکھیں بند تھی، اس نے اپنے سر کو کرسی کی پوچھ سے لگایا ہوا تھا۔ عمران صاحب، آخر آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ ہمیں بہرحال جولیا کو اس شیطانی چکر سے نجات تو دلانی ہے نا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں بلیک زیرو، کہ یہ صرف شیطانی چکر نہیں ہے بلکہ در پردہ یہ پوری سیکرٹ سروس کے خلاف ایک بھیانک سازش ہو رہی ہے۔ عمران نے آنکھیں کھول کر سیدھے ہوتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سیکرٹ سروس کے خلاف؟ مشن کیا مطلب آپ کا؟ میں سمجھا نہیں یہ بات۔ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، دیکھو اگر مسئلہ صرف میری ذات کا ہوتا تو یہ لوگ جولیا کو اس طرح اغوا کرنے کی بجائے ڈیڈی پر ہاتھ ڈالتے، اماں بھی کو اغوا کرنے کے لیے حرکت میں آتے، جوزف، جوانا اور ٹائیگر کے خلاف کوئی کام کرتے۔ انہوں نے جولیا کا انتخاب کیا اور اس انتخاب کی وجہ سے مجھے یہ شک گزر رہا ہے کہ اس طرح وہ ہم سب کے خلاف ایک بھیانک چال چل رہے ہیں۔ عمران نے کہا، یہ بات نہیں عمران صاحب، جولیا کا آپ سے تعلق ہے، ان سے یہ تعلق چھپا نہیں رہا ہوگا۔ جہاں تک آپ کے ڈیڈی اور والدہ کا تعلق ہے تو وہ لوگ کسی شیطانی چکر میں پھنسنے والے نظر نہیں آتے۔ آپ کی والدہ تو انتہائی نیک خاتون ہے، ان پر تو وہ کسی طرح سے بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور آپ کے ڈیڈی بہرحال اس گھر میں رہتے ہیں جہاں جوزف، جوانا اور ٹائیگر کا تعلق ہے، تو ان کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ پیچھے شاید آپ اس طرح نہ بھاگے جس طرح آپ جولیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کر جولیا کا انتخاب کیا۔ بلیک زیرو نے کہا، بہرحال میں فیصلہ کر چکا ہوں، ٹیم کو اس سلسلے میں علیحدہ ہی رکھوں گا۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ صفدر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر نے کہا، X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ صفدر کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ جولیا نے جس جذباتی پن کا ثبوت دیا ہے، اس جذباتی پن کی وجہ سے بس اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ سزا ویسے تو سزائے موت بھی ہو سکتی تھی، لیکن جولیا کی سابقہ خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے کم از کم یہ سزا دی گئی ہے کہ سیکرٹ سروس سے اسے خارج کر دیا گیا ہے۔ اب وہ سیکرٹ سروس کی ممبر نہیں ہے، اس لیے میرا حکم تم اور باقی ساتھیوں کے لیے ہے اور سب تک پہنچا دو۔ اگر جولیا نے کسی بھی ساتھی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اسے شناسائی کا اظہار ہی نہ کرے۔ اب جولیا ہمارے لیے مکمل طور پر اجنبی ہو چکی ہے، مجھے فائل مل چکی ہے، میں تم میں کسی سے اپنے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوا نہیں دیکھوں گا۔ انتہائی عبرتناک سزا دی جائے گی اگر کسی نے بھی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو کے چہرے پر عمران کی بات سن کر شدید ترین حیرت کے تاثرات تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ صفدر کے ذریعے پوری ٹیم کو اس سلسلے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے اب ساری ٹیم جولیا کی مدد کے لیے چانگ جانے پر تیار ہوگی۔ میں ان میں سے کسی کو بھی وہاں پر ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، عمران نے اس طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن عمران صاحب، وہ لوگ عام مجرم تو نہیں ہیں کہ معلوم نہ ہو سکے کہ سیکرٹ سروس کے رکن کون سے ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا، ہوتا رہے معلوم، اگر وہ کسی پر وار کریں گے تو پھر انہیں بطور سیکرٹ سروس سامنے نہیں لینا آنا چاہتا میں، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔
एक्स 2। इमरान ने रिसीवर उठाते हुए मुख्तसर लहजे में कहा, जूलिया बोल रही हूँ बॉस। दूसरी तरफ से मसरत भरी आवाज सुनाई दी तो इमरान के साथ ब्लैक जीरो भी उछल पड़ा। कहाँ से? इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू करते हुए सर्द लहजे में कहा, ताबाद के पहाड़ी इलाके, चांग के शहर, बाबा बारखाई की रहायश में मौजूद हूँ, उसने तफसील बताते हुए कहा। इमरान के जहन में फौरन वो बात बिजली की तरह से कूदने लगी। प्रोफेसर ने इसे उस बारखाई से बचने की हिदायत की थी और इमरान समझ गया, या तो ये जूलिया कॉल ही नहीं कर रही या किसी खास सिलसिले में जूलिया से कॉल कराई जा रही है। तुम वहां कैसे पहुंच गई हो? तुम्हारे फ्लैट में क्या अमल हुआ था? इसका लहजा पहले से ज्यादा सर्द हो चुका था। दूसरी तरफ से गेट से होने वाले अमल से लेकर गार में बेहोश होने तक अजीबोगरीब किस्म की मकड़ी और फिर मकड़ी का मशवरा और उस औरत पर फेंके जाने वाले उस खून की पूरी तफसील बताते हुए उसने कहा कि जब वो होश में आई तो बाबा बारखाई के पास मौजूद थी और इसलिए उसने बारखाई से होने वाली तमाम बातचीत भी दोहरा दी। अब इमरान सारी बात समझ गया था। वो श्री महाराज और बाबा बारखाई दरअसल एक ही थे और यकीनन इन तक ये इतला पहुंच चुकी थी। इमरान प्रोफेसर दिलशाद से मिल चुका था। प्रोफेसर दिलशाद ने उसे उस आदमी के बारे में पूरी तफसील बता दी थी, इसलिए उन्हें ये खतरा हो रहा था कि मैं इमरान सिरे से ही यहाँ आए ही ना। इसलिए जूलिया को इस चक्कर में डालकर उस वादी से बारखाई की रहायशगाह तक उसने भिजवाया होगा ताकि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस खुद यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि जूलिया ने उसे बताया था कि बाबा बारखाई की हदायत है कि वो अभी इनकी रहायशगाह से बाहर ना जाए। इस शैतान महाराज की काली ताकतें उसे तलाश कर रही हैं, इसलिए फौरी तौर पर यह बात समझ चुका था और उसने अपने जहन में प्लान कर लिया था। तुम्हें इस किस्म की जज्बातियत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। तुम इस जज्बातियत में इस नतीजे पर पहुंच चुकी हो। अब तुम्हें इस लायक नहीं समझा जाता कि तुम सीक्रेट सर्विस के अंदर काम करो, इसलिए मेरी तरफ से इजाजत है तुम यहाँ से वापस अपने मुल्क स्विट्जरलैंड चली जाओ। तुम्हारी साबका खिदमत के पेश नजर तुम्हारे साथ ये रायत है कि तुम्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अब तुम सीक्रेट सर्विस में शामिल नहीं रही। आइंदा मुझे कॉल ना करना, इमरान ने सर लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने झटके से क्रेडल जो था उस पर फेंक दिया। सामने बैठे हुए ब्लैक जीरो का चेहरा हैरत से बिगड़ता चला गया। इमरान साहब, ये ज्यादती है जूलिया का, इतना कसूर नहीं है, आपने उसे सजा दी है। ब्लैक जीरो ने एहतजाज करते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज है? इमरान का लहजा सर्द हो गया। एतराज तो नहीं, अलबत्ता दरखास्त है आप अपने इस फैसले पर नजरसानी करें। ब्लैक जीरो ने होठ चबाते हुए कहा, मैं अपने फैसले बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ करता। इस बात को जहन में रखना, मुझे तुम्हारी या जूलिया की जात से इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी मुल्को कौम से है। अगर मुल्को कौम का मुफाद इसमें सामने हो तो फिर मैं किसी को अहमियत नहीं देता। इमरान का लहजा इंतहाई संजीदा था और ब्लैक जीरो कुछ कहते कहते फिर रुक गया। उसने होंठ बेंच लिए, लेकिन इसके चेहरे पर अभी तक इंतहाई नागवारियत के तासुरात मौजूद थे। वो मुसलसल दांतों से अपने होंठों को चबा रहा था। इमरान खामोश बैठा उसे देखता रहा, फिर सामने रखी हुई फाइल अपनी तरफ खिसकाई और इसे पढ़ने लगा। इसमें मसरूफ हो चुका था, जैसे इस पर इतना बड़ा फैसला करने से कतई किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। कुछ देर के बाद वो फाइल देखता रहा और उसने फाइल बंद कर दी। रिसीवर उठाकर उसने तेजी से फिर नंबर डायल करना शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी, ताबाद का राब्ता नंबर दें। ताबाद के दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों के बाद ताबाद का राब्ता नंबर और इसके दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर दे दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, पहाड़ी इलाका चांग के शहर, चांग का राब्ता नंबर मुझे बता दो। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। इमरान ने इस बार क्रेडल दबाया और टून आने पर एक बार फिर नंबर डायल करना शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। एक बार फिर आवाज सुनाई दी, बारखाई की रहायशगाह का फोन नंबर दें। इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया, फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हेलो। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज सुनाई दी। लहजा ऐसा था जैसे कोई खुदकार मशीन बोल रही हो। जूलिया, मैं इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने इंतहाई लगावट भरे लहजे में कहा, इमरान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या कसूर है मेरा? जूलिया ने यकलख फटे हुए लहजे में कहा। उसका अंदाज बिल्कुल हज़यानी सा था। जूलिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चीफ ने तुम्हारी जज्बातियत की वजह से तुम्हें टीम से निकाल दिया है। उसने पूरी टीम को
सख्ती से मना कर दिया है कि कोई भी तुमसे बात ना करे, लेकिन मैं किसी चीफ का पाबंद नहीं हूँ। मैं राना हाउस में था कि चीफ की कॉल आई। इमरान ने जूलिया को हौसला देते हुए कहा और साथ ही जोसेफ और जवाना और टाइगर समेत वहां पहुंचने का उसे बता दिया। जूलिया उसका इंतजार करेगी। इमरान, वाकई तुम एक अजीम इंसान हो। मैं दिल से तुम्हारी कदर करती हूँ। तुम बस आ जाओ फौरन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जूलिया ने इंतहाई जज्बाती और रंधे हुए लहजे में कहा, तुम बेफिक्र रहो जूलिया, सब ठीक हो जाएगा। मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि ब्लैक जीरो उसी तरह से खामोश बैठा हुआ था। अब जूलिया के दिल में चीफ की क्या इज्जत रह जाएगी इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि उसके दिल में मेरे अलावा और कोई ना रहे। बहरहाल तुम्हें इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ मैंने कहा है वो जूलिया और सीक्रेट सर्विस के फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। जहाँ तक जूलिया का ताल्लुक है, तुम देखना कि जब मैं उसे तुम्हारे हक में हमवार करूंगा तो वो तुम्हारी पहले से भी ज्यादा वफादार हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दे। सालेहा बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही सालेहा की आवाज सुनाई दी। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से सालेहा का लहजा यकलख मुअद्दबाना हो गया। तुम्हें सफदर ने इतला दी है कि जूलिया की जज्बातियत की वजह से उसे क्या सजा दी गई है? इमरान ने सख्त लहजे में कहा, यस बॉस। सालेहा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। इमरान ने मुझसे दरखास्त की है कि जूलिया को माफ कर दिया जाए। उसके मुताबिक ये सब कुछ जूलिया की जज्बातियत की वजह से नहीं, बल्कि वो किसी शैतानी चक्कर में फंस कर उसके लिए मजबूर कर दी गई है। इमरान अपने तौर पर जूलिया की मदद के लिए अपने साथियों समेत तबाद जा रहा है। तुमने उसके साथ जाना है ताकि तुम्हें वहां पर मिलकर मालूमात हासिल कर सको और असल हकायक तक भी पहुंच सको। इसके बाद तुमने मुझे मुकम्मल रिपोर्ट कर देनी है कि क्या जूलिया वाकई किसी नामालूम शैतानी चक्कर के तहत इस जज्बातियत पर मजबूर हो गई थी, या उसने खुद ऐसी हरकत का मुजाहिरा किया था। तुम्हारी रिपोर्ट के बाद इमरान से दरखास्त पर कोई फैसला किया जाएगा। इमरान को कह दिया गया है कि वो तुम्हें साथ ले जाए। तुम तैयार होकर राना हाउस पहुंच जाओ, लेकिन तुमने जूलिया और इमरान को हरगिज ये नहीं बताना कि तुम्हें किस मकसद के लिए भेजा जा रहा है। ये सब हकायक तुमने अपने तौर पर मालूम करके मुझे रिपोर्ट करनी है। वैसे तुम बासियत रुकन इमरान के मतहती में काम करोगी। इमरान ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से सालेहा ने कहा और इमरान ने रिसीवर रख दिया। फिर सामने बैठे हुए ब्लैक जीरो की तरफ देखा तो ब्लैक जीरो के चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, वरना मुझे तो अपने चेक की फिक्र हो रही थी कि आइंदा मुझे मिलेगा भी कि नहीं। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अब मैं आपकी इस शर्त मोहरी का असल मकसद समझ गया हूँ। आप वाकई इंतहाई गहराई में सोचते हैं। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो खुदा का शुक्र है तुम्हें तो समझ आ गई। तुम फिक्र न करो, जल्दी तुम्हें किसी स्कूल में बिठा आऊंगा, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि जब बच्चे को थोड़ी सी बात समझ आ जाए तो उसे स्कूल में दाखिल करा दिया करते हैं। अलबत्ता इस दौरान तुमने सीक्रेट सर्विस के बच्चों को संभाले रखना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि तुम इन्हें इतनी जल्दी समझ नहीं आ सकती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाबा बारखाई ने दरवाजा खोला, कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में एक दीवार पर शैतान की एक बड़ी सी तस्वीर बनी हुई थी। शैतान के 4 बड़े बड़े सींग थे जो आपस में इस तरह से उलझे हुए थे जैसे बटी हुई रस्सियां एक दूसरे में उलझ जाया करती हैं। शैतान का चेहरा मुख्तलिफ जानवरों के एज़ा मिलाकर बनाया हुआ था। इस तरह चेहरे पर इंतहाई खौफनाक से तासुरात नजर आते थे और वो खौफनाक हो गया था। इसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें बिल्कुल उल्लू की तरह और आंखें कबूतर के खून से भी सुर्ख तस्वीर को देखकर खामखा इतनी कराहत के तासुरात इंसानी जहन पर और जिस्म पर मरतब हो जाते थे, जैसे बाबा बारखाई के चेहरे इस तस्वीर को देखकर कराहत की बजाय अकीदत के तासुरात नुमायां हो चुके थे। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा और वो तस्वीर के सामने झुक गया। बारखाई हाजिर है, शैतान आजम, बारखाई की मजीद ताकतें बख्श दी जाएं। बारखाई ने इंतहाई अकीदत भरे लहजे में कहा। फिर वो कुछ देर तक इस तरह दुआएं मांगता रहा, फिर सीधा होकर मुड़ा और एक तरफ मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा उस वक्त बंद था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जाओ अंदर से श्री महाराज की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। बारखाई ने दरवाजे को धकेला। चड़चड़ाहट की आवाज के साथ ही दरवाजा खुलता चला गया। बारखाई अंदर दाखिल हो गया। कमरे के दरमियान में श्री महाराज आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसके पीछे 2 इंतहाई
खूबसूरत लड़कियां जिनके जिस्मों पर नीमुरिया लिबास थे, हाथों में शराब के जाम उठाए खड़ी हुई थी। एक लड़की श्री महाराज के इशारे पर आगे बढ़कर जाम श्री महाराज के मुंह से लगाती और फिर पीछे हट जाती। दूसरी लड़की भी इसी तरह की कार्रवाई दोहराती। बारखाई श्री महाराज के सामने जाकर दो जानू होकर बैठ गया तो श्री महाराज के इशारे पर दोनों लड़कियां तेजी से मुड़ी और अकबी दरवाजे में गायब होती चली गईं। पसंद आई नारी तुम्हें? श्री महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा तो बारखाई दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक चुका था। गुरु महाराज की अता बेमिसाल है, ऐसी सुंदर नारी बख्शी है मुझे, इससे ज्यादा सुंदर नारी रुए जमीन पर नहीं मिल सकती, बिल्कुल परी की तरह है। बारखाई ने बड़े हवस भरे लहजे में कहा तो श्री महाराज शैतानी अंदाज में हंसने लगा। लेकिन ख्याल रखना बारखाई, जब तक हम उस मूर्ख इमरान का खात्मा न कर दें उस वक्त तक तुमने इसे हाथ नहीं लगाना, वरना गजब तुम पर टूट पड़ेगा। श्री महाराज ने कहा, इस हुक्म की कोई खास वजह है महाराज, जबकि पहले तो आपने हुक्म कभी नहीं दिया था। बारखाई ने मुअद्दब लहजे में कहा तो श्री महाराज एक मर्तबा फिर शैतानी अंदाज में कह कहा मारकर हंसने लग गया। हाँ, इसकी खास वजह है, हमने अपनी तमाम शक्तियों को इमरान पर आजमा लिया है, लेकिन इसके अंदर कोई खास कमजोरी नहीं है जिससे हम फायदा उठाकर इसको बलिदान तक पहुंचा सकें। लेकिन शैतान ने हम पर मेहरबानी की और हमें यह रास्ता दिखाया। इस सुंदर नारी का नाम जूलिया है। सिर्फ यही नारी इमरान की कमजोरी है और ये नारी भी उससे बड़ा शदीद जज्बाती लगाव रखती है, लेकिन इसका इजहार नहीं करती। हमने इस कमजोरी से फायदा उठाकर उसे यहाँ वादी में मंगवा लिया है, लेकिन हमारी शक्तियों ने हमें इतला दी है कि वो इमरान अपने साथी समेत दारुल हुकूमत के एक आदमी के पास पहुंच गया। उस आदमी ने उसे बताया कि वो नारी स्याह वादी में ले जा दी गई है। मुझे मेरी शक्तियों ने बताया है वो हमारे खौफ की वजह से इस वादी में कभी भी नहीं आएगा, इसलिए हमने एक और जाल फेंका और इस सुंदर नारी को तुम्हारे हवाले कर दिया। अब मुझे इतला मिल गई है कि इमरान अपने 4 साथियों समेत इस नारी को लेने यहाँ तुम्हारे पास पहुंच रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए इस नारी को हाथ लगाने से रोका है। इसके बाद इमरान के आने से पहले इस नारी के साथ कोई हरकत कर दी तो फिर इमरान पर तुम्हारी नेकी और पारसाई का भरम खुल जाएगा, वो वापस चला जाएगा। अब वो तुम्हें इंतहाई नेक और पारसा समझकर तुम्हारे पास आ रहा है। लाजमन वो अब तुम्हारी मदद हमारे खिलाफ हासिल करने की कोशिश करेगा, इसलिए हमने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम इस इमरान को अपने मखसूस हरबों के साथ किसी तरह से इस आबादी में ले आना। तुम इससे कह देना कि तुम हमारे खिलाफ हो, तुम्हारे पास रोशनी की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, इसलिए तुम आसानी से स्याह वादी में आकर हमारे खिलाफ काम कर सकते हो। हमने तुम्हें जानबूझकर सारी छूटें दे दी हैं ताकि उस इमरान को यकीन आ जाए कि तुम महान शक्तिदान हो और कोई नहीं। इस तरह वो स्याह वादी में तुम्हारे साथ आसानी से आ जाएगा। फिर इसका हम इबरतनाक अशर करेंगे कि सदियों तक दुनिया उसका तमाशा देखती रहेगी कि वो नारी तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारे कब्जे में होगी, लेकिन उससे पहले नहीं। श्री महाराज ने बताया, मैं समझ गया महाराज, लेकिन महाराज आपके खिलाफ मैं कैसे काम कर सकता हूँ? बारखाई ने कहा, मैंने खुद तुम्हें इसकी इजाजत दी है कि हमने अपनी तमाम शक्तियों को हुक्म दे दिया है कि वो तुम्हारे मुकाबल इस तरह ज़ाहिर करेंगी जैसे तुम इन पर काबू पा चुके हो। इस तरह वो इमरान तुम्हारा अकीदतमंद बन जाएगा, उसे यकीन आ जाएगा कि तुम्हारी मदद से हमारा खात्मा किया जा सकता है। वो इस वक्त तक खामोश रहेगा जब तक तुम उसे अपने मखसूस हरबों से हराम मशरूब नहीं पिला देते। जैसे ही तुम उसे मशरूब पिलाओगे हम उस पर कब्जा कर लेंगे। फिर इसका इबरतनाक हशर करके काफिरस्तान वालों को बता देंगे कि श्री महाराज कितनी बड़ी ताकत रखता है। श्री महाराज ने बताया, ठीक है महाराज, आप फिक्र ना करें, इस इमरान पर ऐसा जाल फेंकूंगा कि वो किस तरह से हमारे जाल में निकल ना सके। बारखाई ने कहा, बहुत सोच समझ कर काम करना वो हद दर्जे का चालाक और अय्यार आदमी है। श्री महाराज ने कहा, आप फिक्र ही ना करें महाराज, बस मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है ताकि आप नाराज ना हो जाएं। अब आप देखेंगे कि मैं इस इमरान और इसके साथियों को किस तरह जिल्लत की पस्तियों में धकेल देता हूँ। मेरा नाम बारखाई है, बारखाई और मैं शैतान आजम और आपका खास चेला हूँ। बारखाई ने खुशामदाना लहजे में जवाब दिया, अब जाओ तुम, अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हम तुम्हें और ताकतें बख्शेंगे, बड़ी शैतानी ताकतें, जिसके बाद तुम पूरी दुनिया के बादशाह बन जाओगे, पूरी दुनिया के। श्री महाराज ने कहा तो बारखाई ने हाथ जोड़े और महाराज के सामने झुक गया। फिर वो उठा तो सलाम करके वापस दरवाजे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर
बेपनाह मसरत के आसार नुमायां हो चुके थे।